26/11 का जो कांड हुआ था, Indian commanders waged a fresh battle against militants in Mumbai's luxury Taj Hotel. किसने गोली चलाई है? अजमल कसाब ने। सारी चीज़ें सामने थी, फिर भी वो केस इतना लंबे समय तक क्यों चला? अजमल कसाब था, वो सब सीसीटीवी में वही दिख रहा था। उसने 100-200 लोगों को उसने खुद ने मारा था, उसे किसी ने भी डिफेंड नहीं किया। कहा जा रहा था कि जब सारी सबूत हैं, सब कुछ है, तो उनको सीधा एक ही बारी में पनिशमेंट दे दिया जाए, उसे फांसी की सज़ा दो। आजकल इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हस्बैंड के मर्डर हो रहे हैं। अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। अभी आपने सुना होगा, रिसेंट वो हनीमून पे गए थे एंड वहाँ पे उसकी वाइफ ने उसका मर्डर करवा दिया। जैसे नीले ड्रम केस वाला। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सौरभ कुमार हत्याकांड। Brutal murder of Saurabh Rajput in Meerut has not only shocked for his wife also Muskan triggered an unexpected and her boyfriend Sahil Shukla. पास में कोई अफेयर रह चुका है, अब वो खुल के बोल नहीं पाती हैं, तो वो आजकल क्या कर रहे हैं कि सीधा कि हस्बैंड को ही अगर मरवा दिया जाए तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि फिर मैं आपके साथ में जाके और फिर अपना घर बसा सकती हूँ। कुछ ही महीने पहले अभी कोलकाता में रेप केस हुआ। But the horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. सीसीटीवी आई है, उसमें प्रॉपर शो हुआ है कि कौन है, कौन आ रहा है, सारी टाइमिंग सब कुछ शो हुआ। स्टिल गवर्नमेंट उसको डिफेंड करने में लगी हुई है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ, हमको नहीं दिखाया गया। जो भी कोई क्राइम होता है ना, वो स्टेट के अगेंस्ट में होता है। उस केस के अंदर स्पीडी ट्रायल हुआ, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है एलिमनी वाली चीज़ें। हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हुआ, यूजी चहल का डिवोर्स हुआ। लड़कियों की तरफ से तो पर्पज़ ही उनका ये बन गया है कि हाँ शादी करेंगे, कुछ दिनों के बाद में डाइवोर्स लेंगे और एक एलिमनी का अमाउंट लेंगे, लाइफ सेटल हो। मेरे एक रिसेंट केस में वाइफ की एज थी लगभग 34 ईयर्स। अब उसका अफेयर जो हो गया था वो हुआ था 22 से 23 साल की लड़के के साथ में अफेयर हो गया। इंडिया में काफ़ी सारे प्रोफेशंस है, डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है, लेकिन आपने ये लो फील्ड क्यों चुनी? दरअसल मेरी तो जर्नी कुछ अलग तरीके से स्टार्ट हुई थी। मैं स्कूलिंग डेज से मैं सोचता था कि मुझे यूनिफॉर्म वाली जॉब्स काफ़ी पसंद थी। मैं चाहता था कि मैं पुलिस सर्विसेज में जाऊँ या आर्मी में जाऊँ, वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी, क्योंकि मैं चाहता था कि लीगली जो चीज़ें हैं उससे जुड़ा हुआ रहना चाहता था, लॉ से जुड़ा हुआ रहना चाहता था। उसके बाद में मेरे को कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि मैं पुलिस फोर्सेस को ज्वाइन करूं, तो मैंने सीपीओ का भी एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मैं फ़िज़िकल तो नहीं क्वालिफाई कर पाया, बट मुझे लगा था कि मेरे को इंटरेस्ट तो जो लॉ में ही है, तो मैं लॉ से ही जुड़ा कैसे रह सकता हूँ। फिर मेरे किसी ने मुझे गाइडेंस किया कि अगर आप लॉयर बन जाते हो तो लॉ से आप जुड़े हुए हो और लॉ ही आपका मेन थीम रहेगा। जो मार्जिनलाइज सोसाइटी के जो लोग हैं, जो पुअर लोग हैं या जो एक्सेस जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो उनकी हेल्प मैं कर सकता हूँ। और जो बात आगे तक जो गरीबों की आगे तक नहीं पहुँच पाती है, तो मैं उसे आगे तक पहुँचाने का इस लॉ के प्रोफेशन में जुड़ के कर सकता हूँ। मतलब आप बेसिकली जो कैपेबल नहीं है उन लोगों की आप आवाज़ बनना चाहते हो, उनके लिए एक पावर बनना चाहते थे। जब आप फर्स्ट टाइम कोर्ट गए थे, क्या एक्सपीरियंस था आपका? कैसा लगा आपको कि लाइक आप जो काम करने आए हैं लोगों के लिए, उनका जस्टिस दिलाने, वो क्या हो पाएगा? सच जीतेगा या सिस्टम जीतेगा? इतने लोग आपने देखे होंगे, कई तरीके के लॉयर देखे होंगे, जज देखे होंगे, क्रिमिनल्स भी देखे होंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे पहले तो मेरी जो फर्स्ट कोर्ट का विजिट था मेरे इंटर्नशिप डेज़ के थ्रू। जब मैं इंटर्नशिप में ज्वाइन किया था, मैंने अपने जो मेरे सीनियर लॉयर थे वो क्रिमिनल के केसेस थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि 30,000 में उन्होंने बोला कि आप जाओ और यहाँ पे ये हमारा क्लाइंट है, इसके साथ मतलब इसके मैटर को जाके रिप्रेजेंट करना है ऐसे। जब मैंने उसकी फ़ाइल देखी तो उसमें एक सब्जी वाले का उसने चाकू मारा था, तो उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी मौत हो गई। जब मैंने ये फ़ाइल पढ़ी तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो गया था। मुझे ऐसा लगा, मैं पूरे दिन तक ना मैं कोर्ट से मैं सोचा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, मैं क्यों ऐसे लोगों को डिफेंड कर रहा हूँ। मैंने अपने सीनियर साहब से पूछा कि सर ये हम क्या कर रहे हैं, कि ये असल में एक्यूज़ है, ये एक्यूज़ है और इसकी हम पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में जाके। तो मैं तो बहुत नेगेटिव हो गया था। तो मैंने अपने सीनियर से जब बात की तो मैंने उनसे पूछा कि हम ऐसे क्लाइंट्स को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, इनको ज़रूरत क्या है, इनको तो जेल होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि देखो, सबका एक कानूनी अधिकार है कि सबको रिप्रेजेंट करने का, फेयर ट्रायल का सबको राइट है कि हमें उसकी भी पैरवी करनी है, जो हमारे पास आएगा हमें उसकी पैरवी करनी है, हमें उसके सबूत देने हैं। अगर प्रोसिक्यूशन के पास एविडेंसेस है, जो प्रोसिक्यूशन होता है उसके पास अगर एविडेंस है तो सज़ा दिलाएंगे,
क्या दिक्कत है? हम अपना काम करेंगे डिफेंस करने का, जो प्रोसिक्यूशन का काम है वो अपना करे। उसके बाद में अगर सारे सबूत दिखते हैं, अगर उसके खिलाफ होते हैं सारे सबूत, तो उसको सज़ा हो जाएगी। बट हमें अपनी ड्यूटी तो करनी है, उसका भी तो अधिकार है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं कि उसने क्राइम किया है या नहीं किया है। फिर मैंने कहा कि हाँ बात तो सही है, हम इसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, जो गलत किया है उसने किया है, जिसने ये एक्ट किया है। अब मुझे नहीं पता उसी ने किया है या पुलिस ने उसके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो ये तो क्या है, एट द एंड ऑफ जजमेंट जब आएगा जब ही पता चलेगा क्या इसने किया था या नहीं किया था। और हमारा जो जनरल रूल है लॉ का, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक किसी का कोई दोष साबित नहीं होता जब तक उसे निर्दोष माना जाता है। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ये था। जैसा आपने बताया कि जब तक कोई गिल्टी ना हो जाए वो निर्दोष हो। कुछ ही महीने पहले अभी कोलकाता में रेप केस हुआ, CCTV आई सारी, उसमें प्रॉपर शो हुआ है कि कौन है, कौन आ रहा है, सारी टाइमिंग सब कुछ शो हुआ। स्टिल गवर्नमेंट उसको डिफेंड करने में लगी हुई है। नहीं, गवर्नमेंट डिफेंड नहीं करती है। गवर्नमेंट के जो भी कोई क्राइम होता है ना, वो स्टेट के अगेंस्ट में होता है। सरकारी वकील जो होता है वो पुलिस के साथ मिलता है और पुलिस के केस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वो सरकार की बातें करते हैं, मतलब प्रोसिक्यूशन की बात रखते हैं। डिफेंस लॉयर का क्या काम होता है, जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसको डिफेंस करना उसका काम होता है। तो ऐसे में क्या है, ऐसा नहीं है कि सरकार सपोर्ट कर रही है, सरकार कोई सपोर्ट नहीं। सरकार तो बल्कि कह रही है कि इसने क्राइम किया है, प्रोसिक्यूशन का काम है, पुलिस कह रही है कि इसने क्राइम किया है। डिफेंस लॉयर का काम है ये दिखाना कि इसने क्राइम नहीं किया है। तो उस केस के अंदर स्पीडी ट्रायल हुआ, 6 महीने के अंदर अंदर में पूरा केस क्लोज हुआ और उसको सज़ा भी मिल गई। तो ऐसा नहीं है कि सरकार डिफेंड करती है, सरकार तो बल्कि प्रोसिक्यूट करती है। डिफेंस का काम तो हम लोगों का होता है, लॉयर्स। लेकिन 6 महीने भी क्यों लगे जब एविडेंस सामने आ गया था? तो देखिए, ये 1-2 दिन का काम नहीं है। क्या होता है कि जब भी FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ये सब लंबा प्रोसीजर है। जब कोर्ट में केस आता है तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेस होते हैं। प्रोसिक्यूशन मतलब जो सरकार है वो सारे एविडेंस देगी, पुलिस देगी कि हाँ ये CCTV फुटेज है, ये DNA सैंपल की रिपोर्ट है, ये अदर एविडेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो एविडेंसेस जो आते हैं उन्हें FSL के लिए भी तो भेजा जाता है। ट्रायल में लंबा समय लगता है क्योंकि प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस होते हैं, फिर जो एविडेंसेस दिए जाते हैं वो FSL पे जाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं, फिर डिफेंस अपना एविडेंस देता है कि हाँ इसके अंदर क्या क्या कमीज़ है, क्या क्या लैकुनाज हैं, वो करते हैं। फिर उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट्स पे जाता है केस। फाइनल आर्गूमेंट पे जाने के बाद में जजमेंट पे रखा जाता है। तो टाइम तो लगेगा ही। कभी जज छुट्टी पे रहते हैं, JC से एक्यूज़ नहीं आ पाता है, कभी किसी वजह से, कभी लॉयर, डिफेंस लॉयर नहीं अवेलेबल होते हैं, तो कुछ डेट्स तो लगती हैं। तो इसमें टाइम तो लगना ही लगना है। आपको क्या लगता है कि एविडेंस मिलने के बाद अराउंड कितना टाइम लगना चाहिए? देखिए, कोशिश तो यही रहती है सिस्टम की भी कि जल्द से जल्द में हर केस का रिजोल्यूशन हो। कोई नहीं चाहता कि एक ही फाइल 10-10 साल तक रुके। जजेस के पास एक दिन में 60 केसेस तक लगते हैं, तो इस हिसाब से बर्डन बहुत है। तो ऑब्वियस ही बात है कि हर रोज़ में जितने केसेस लग रहे हैं तो ट्रायल में लंबा समय तो लगेगा ही लगेगा। बट फिर भी है कि स्पीडी ट्रायल्स के लिए कोर्ट्स बनाए गए हैं जिन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी कहा जाता है। आप निर्भया कांड के बारे में जानते हैं? जी। उसमें 8 साल क्यों लग गए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रायल का जो पीरियड होता है काफ़ी लंबा होता है। अब उसके अंदर एक से ज़्यादा एक्यूज़ थे, कई सारे एक्यूज़ थे। जब कई सारे एक्यूज़ थे तो उन सब का स्टेटमेंट अलग अलग होता है, हर किसी की स्टेटमेंट अलग रिकॉर्ड होती है। जो पब्लिक विटनेसेस है, ऐसे बड़े बड़े केसेस के अंदर बहुत पब्लिक विटनेस होते हैं, एक नहीं होते हैं। मान लीजिए इस केस में शायद 50 से 60 पब्लिक विटनेस हो सकते हैं। अब सबकी जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होएगी तो एक दिन के अंदर में आप जान रहे हो कि कोर्ट के अंदर में 60 70 केसेस लग रहे हैं। अगर उनके पास अगर 10 केसेस आ जाते हैं जिनमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है तो उनके पास इतना टाइम तो है नहीं। एक दिन में 1 घंटे का ही टाइम मिल पाता है एक केस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का। हर आदमी की अगर स्टेटमेंट होनी है तो उनको कम से कम 6 महीने का टाइम लग जाएगा 60 लोगों के हिसाब से। तो आपको नहीं लगता कि अगर हमें अपने लोगों को जस्टिस दिलाना है, न्याय हर कोई चाहता है कि उसको जस्टिस मिले, कोर्ट्स बढ़ा दो, जजेस बढ़ा दो। कोर्ट्स बढ़ रहे हैं, दिन पे दिन बढ़ रहे हैं। पहले कम केसेस, जब 8 साल पहले ये हुआ था उस समय पे इतने ज़्यादा कोर्ट्स नहीं थे। पहले की कंपैरिजन में बहुत सारे जजेस अपॉइंट हुए हैं, जो हर साल नई वैकेंसीज आती है, जजेस अपॉइंट हो रहे हैं। केसेस भी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, कोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम भी तो बढ़ता जा रहा है। पहले साइबर क्राइम नहीं हुआ करता था, उस समय में इतना ज़्यादा नहीं था। आज अगर आप साइबर क्राइम के किसी भी केस कोर्ट रूम में जाएंगे तो वहाँ पे एक दिन में 100 150 केसेस लगे हुए साइबर क्राइम के। तो जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़े, उस हिसाब से कोर्ट्स भी बढ़ रही है। जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटी होती जा रही है तो सोसाइटी में मॉडर्न क्राइम भी होते जा रहे हैं। क्राइम के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर तो कम से कम बढ़ पा रहा है, बट केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं।
सरकार के पास में इतने ज़्यादा रिसोर्सेज आ नहीं पा रहे, इतनी कोर्स एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। वैकेंसी जो हर साल निकलनी चाहिए वो 2-2, 3-3 साल के अंदर निकल रही है। सरकार के पास बहुत बर्डन बढ़ता जा रहा है, हम खुद परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट्स होती, ज़्यादा से ज़्यादा जजेस होते तो हमारे मैटर्स पर सुनवाई होती। हम बेल की केस लगा रहे हैं, 3-3 महीने के बाद की डेट्स मिल रही है। सबसे ज़्यादा तो हम सफ़र कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट सफ़र कर रहा है। तो इसमें दिक्कत तो है, बट इस पर सरकार अगर काम करे तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आज के जस्टिस सिस्टम में सबसे बड़ा लूप होल क्या लगता है आपको? जस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड वाली बात लगती है, क्योंकि अगर आपको जस्टिस जो आज मिलना चाहिए, जैसे आपने अपनी पहली भी बातों में कहा था, जो आज जिस चीज़ में जस्टिस मिलना चाहिए, अगर उसमें 20 साल के बाद में अगर हमें जस्टिस मिल रहा है तो वो तो जस्टिस ना के बराबर ही है। सही बात है। मैंने सुना भी था कि किसी पे एक फॉल्स रेप केस लगाया था, 20 साल बाद पता चला कि ये तो निर्दोष है। थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ आई थी, उसके अंदर में एक व्यक्ति था, उसके ऊपर में फॉल्स रेप केस ही लगाया गया था। अब उसका ट्रायल चलते चलते 20 साल हो गया। ट्रायल चलने के बाद में जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में क्या आया कि ये निर्दोष है। अब उसको कंपनसेशन मिल रहा है सरकार की तरफ से 1 करोड़ रुपए का, लेकिन वो कंपनसेशन उसके लिए किस काम का है? अब उसकी ना वाइफ रही, ना बच्चे रहे, उसके घर का कोई आदमी नहीं रहा, यहाँ तक कि अब वो सोसाइटी में जब निकलेगा तब भी लोग उसे ये नहीं कहेंगे कि ये निर्दोष है, कहेंगे ये रेप एक्यूज है। उसका वो कंपनसेशन क्या उसके वो 20 साल ला सकता है? नहीं ला सकता, कभी भी नहीं ला सकता। अब उसकी जो रेपुटेशन ख़राब हो गई है और जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, उसका तो कुछ है नहीं। सबसे बड़ा लूप होल यही है। अगर इसका जो ट्रायल जो था अगर शुरू में ही एंड हो गया होता, 10 साल या 20 साल की जो भी सज़ा होती है इसको, ये निकल चुका होता। लेकिन अब जब 20 साल इसने सज़ा काट ली है, सरकार ने कंपनसेशन में क्या दिया? 1 करोड़ रुपये। उससे क्या होएगा? वो क्या करेगा इस पैसे का? कुछ नहीं। तो सबसे बड़ा लूप होल तो यही है कि जस्टिस जो मिलना है वो जल्द से जल्द मिले, वही फ़ायदेमंद है। देर से जो मिलने वाली चीज़ है वो किसी काम की नहीं रहती। मैंने कई जगहों पे देखा है कि पुलिस FIR करने से बहुत कतराती है। ऐसा क्यों होता है? बल्कि उनको तो पब्लिक की सिक्योरिटी, सेफ्टी के लिए ही पुलिस को रखा गया है, लेकिन पुलिस फिर भी मैंने देखा है कि पब्लिक का इतना सपोर्ट नहीं करती है। FIR लिखने को भी कई बार 4 चक्कर लगवाती है कि पहले ये कर लाओ, वो कर लाओ, ये है, वो है। ऐसा क्यों होता है? क्राइम जो होता है, क्राइम को 2 तरीके से रोका जा सकता है। पहला तरीका क्या है? अगर कोई क्राइम हो रहा है उस पर एक्शन अगर पुलिस ले तो वो क्राइम जल्द से जल्द में रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप FIR ही रजिस्टर मत करो पुलिस की तरफ से। अगर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करेगी तो पुलिस ये दिखा सकती है कि भाई हमारे एरिया में तो कोई क्राइम ही नहीं हो रहा है। तो उनके पास तो ये तरीका है। क्योंकि दूसरी बात, अगर FIR रजिस्टर होती है तो उनकी ड्यूटीज़ बढ़ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आपकी FIR रिकॉर्ड कर ली जाती है तो उनकी ड्यूटी बन जाती है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना, इन्वेस्टिगेशन करना, क्या हुआ है, ऑफेंस की इंक्वायरी करना, विक्टिम से मिलना, रिपोर्ट्स तैयार करना, हर जगह जाके सारी डॉक्यूमेंटेशन का काम करना। तो उनके लिए ड्यूटी बढ़ जाएगी, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी। वो इसलिए वो सोचते हैं कि FIR ही रजिस्टर मत करो। आपका मतलब हुआ कि वो अपने काम से भागती है? काम से भागते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के 60 से 90 दिन के अंदर में उन्हें चार्जशीट भी जमा करनी पड़ती है। तो पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक FIR सिर्फ FIR नहीं है कि FIR के लॉन्च होते ही पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस वजह से पुलिस ज़्यादातर क्या है कि पुलिस कोई भी शिकायत करता आता है तो अक्सर छोटे मोटे बहानों से कि नहीं आपकी यहाँ पे नहीं होएगी, आपकी शिकायत दूसरे पुलिस स्टेशन में होएगी, इस वजह से इग्नोर करते रहते हैं। आजकल इतने केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हस्बैंड के मर्डर हो रहे हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा रिसेंट वो हनीमून पे गए थे एंड वहाँ पे उसकी वाइफ ने उसका मर्डर करवा दिया। जैसे नीले ड्रम केस वाला जो एक वो ड्रम केस भी काफ़ी। तो मेरे को जैसा फील हो रहा है कि लड़कों के लिए ना जो लॉ है हमारा वो वीक होता जा रहा है। जो हमारा जो कानून है, लॉ है, वो बस लड़कियों के साइड होता जा रहा है। लड़कियों को पता चल गया कि पुलिस भी उन्हीं का साथ देगी, वो डरती नहीं है, अब किसी को भी धमकी देती है ओपन में। जो भी कानून है जैसे 498A के केसेस हो गए या फिर जो फेक रेप केसेस हो गए, ये आज के कानून नहीं है, ये बहुत पहले से है। ये आज के बने हुए तो नहीं है, काफ़ी लंबे टाइम से बने हुए हैं। लेकिन क्या है कि अब इनका मिसयूज़ सबसे ज़्यादा होने लग गया है। क्यों होने लग गया है कि आजकल शादियाँ हो रही हैं, शादियाँ होने के बाद जब भी थोड़ा सा मिसकन्फ्लिक्ट हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग जब भी हो रही है फैमिलीज़ के बीच में, तो थोड़े दिन के बाद में ही उनका डाइवोर्स वाली बात आ जाती है। लड़कियों का अफेयर, जैसे किसी पास में कोई अफेयर रह चुका है, अब वो खुल के बोल नहीं पाती हैं कि भाई हमें डाइवोर्स चाहिए, वो ऐसी बातें सामने नहीं रख पाती हैं। तो वो आजकल क्या कर रहे हैं कि सीधा कि हस्बैंड को ही अगर मरवा दिया जाए तो फिर ऑब्वियसली बात है कि फिर मैं आपके साथ में जाके और फिर अपना घर बसा सकती हूँ। तो उनके दिमाग में ये चल रहा है, लेकिन ये गलत बात है। आजकल आप देख ही रहे हो कि जैसी शादी हो रही है, शादी होने के कुछ ही दिनों के बाद में, महीने 2 महीने के बाद में ही
लड़कियों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कोई भी अगर शादी करके घर में लेके आता है तो उनकी भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनके माँ बाप के लिए, लड़की की सास ससुर के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ ड्यूटीज़ कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं। अब लड़कियों को अगर कह दिया जा रहा है उनके सास ससुर के द्वारा कि भाई हमें खाना चाहिए टाइम पे या किसी वजह से, तो वो सीधा सीधा वो झगड़ा करने लग जा रही हैं। क्यों कि नहीं जी मैं इस काम के लिए तो आई नहीं हूँ, मेरे को और भी काम है, मैं जॉब करती हूँ। तो ये सब जो कलेश हो रहे हैं घर के अंदर में, ये कलेश के कारण क्या हो रहा है कि मुंह फुला के चली जाती हैं। थोड़े दिन के बाद में वो नाराज़ होकर अपने घर चली जा रही हैं। घर जाते ही धमकी देती हैं कि मेरी शादी पे इतना खर्चा हुआ है, मुझे इतनी एलिमनी चाहिए, इतना पैसा चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो मैं आपकी झूठी कंप्लेंट करा दूंगी। अब ये एक टैक्टिस बन गया है कि थोड़े दिन के लिए जाओ, शादी करो, शादी करने के बाद में आओ और उसके बाद मैं एलिमनी मांगूँ। यही चल रहा है, जनरली यही चल रहा है। फिर क्या होता है, कुछ जो पार्टीज़ हैं जो सेटलमेंट कर ले रही हैं तो एक अमाउंट दे रही हैं एलिमनी के तौर पे, और उसके बाद में सेटलमेंट इनके बीच में हो जा रहा है। लेकिन जहाँ पे यह सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे वो फेक केसेस के तौर पे नमक मसाला लगा के सारा ऑफेंस कि मेरे ससुर ने भी ये काम किया, मेरी सास मुझे मारती पीटती है, मेरे ननद ने किया, सबका नाम A to Z फैमिली मेम्बर्स का नाम ले देते हैं और फिर ये 498A का, डोमेस्टिक वायलेंस का, मेंटेनेंस के, ये सारे केसेस डाल दिए जा रहे हैं। ये सब केसेस हैं किस लिए? ये सब हरेसमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ मेंटल हरेसमेंट के लिए। कुछ लोग जो हैं, जो हस्बैंड, जैसे आपने देखा कुछ जो अतुल सुभाष जैसा केस था, उसके अंदर में क्या हुआ था, वो हरेसमेंट नहीं झेल पाया, वो सुसाइड कर लिया। बट सुसाइड तो एक अच्छा ऑप्शन है नहीं, बट ये क्या है, सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ हो रहा है ये महिलाओं की तरफ से ही हो रहा है। तो लड़के जाए कहाँ अगर उनके साथ इतना हरेसमेंट हो रहा है? गवर्नमेंट भी उनकी नहीं सुन रही, पुलिस भी बस उन्हीं को परेशान कर रही है, तो लड़के कहाँ जाए? लड़कों के पास भी है, लड़कों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। लड़कों के लिए कोई ऐसा कानून ही नहीं बनाया गया है। लड़कों के पास एक ऑप्शन है कि या तो वो डाइवोर्स का केस डाल सकते हैं, या तो डाल सकते हैं घर बुलाने का केस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कहते हैं। उनके पास 2 ही ऑप्शन है, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन है नहीं। अब उनके पास ऑप्शन ये है कि या तो वो सेटल कर ले, या तो ये जो 10-10 साल की जो आपकी केसेस वाली जो स्ट्रगल चल रहा है उनमें उलझे रहे, और उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसके लिए कोई लॉ बनना चाहिए? लॉ है कि अगर कोई भी जो फेक केसेस हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर 498A का ही फेक केस हो गया है, अब जब एट द एंड ऑफ द ट्रायल में जब जजमेंट आता है, वो एक्विटल हो जा रहा है, तो उसके बाद में वो परजुरी का भी केस डाल सकते हैं कि झूठे गवाह दिए गए हैं, जो सबूत दिए गए हैं झूठे दिए गए हैं। जैसे कि नया BNS एक्ट आया हुआ है, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर में जो फॉल्स केसेस जो लगाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा, कुछ नए सेक्शंस आए हैं, उसका इस्तेमाल करके हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ के खिलाफ जो फेक केसेस लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। कि जो लॉ है ना और कानून है, ये सिर्फ गरीबों के लिए बना है। अदरवाइज़ जो क्रिमिनल्स है या बिजनेसमैन है जो रिच है काफ़ी, वो लोग कुछ नहीं मानते, लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, हमेशा बच जाते हैं। ना उनको केस का डर लगता, उनको कुछ करने का डर नहीं लगता। देखिए, जो रिच लोग हैं, जिनके पास पैसा है, खासकर जो क्रिमिनल्स हैं, बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनके पास वो इलीगल पैसा कमा रहे हैं, उनको पैसों पे भरोसा है कि आजकल जो हमारा करप्ट सिस्टम चल रहा है कि हर जगह उन्हें ये लगता है कि मैं कहीं भी पैसा दूंगा मैं छूट जाऊंगा। हर ऑफिस में कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे वो पैसे देके अपना काम नहीं निकाल पाते हैं। बड़े बड़े लॉयर्स कर लेते हैं। जब बड़े लॉयर्स करते हैं जिनको 40 ईयर्स का, 40 साल का, 50 साल का एक्सपीरियंस है, जो बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं, उनको सारी टैक्टिक्स पता है कि कैसे यहाँ से निकला जाए, कोई भी जो क्राइम हो रहा है उससे कैसे निकला जाए, क्या आर्गूमेंट्स दी जाए, वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं। लेकिन कहीं जो गरीब आदमी है, मान लीजिए किसी अमीर आदमी और गरीब आदमी का कोई क्लैश होता है किसी वजह से, तो गरीब आदमी तो अपने लिए एक ढंग का लॉयर भी अफोर्ड नहीं कर पाता, वो जाता है लीगल एड में। जो फ्री लीगल एड वाले जो काउंसिल्स हैं, उनके पास एक दिन में 20-20, 30-30 मैटर्स लगे हुए हैं। वो भागा दौड़ी में इतने रह जाते हैं कि वो उनका जो फेयर ट्रायल होना चाहिए वो करा ही नहीं पाते हैं। उनकी जो पैरवी करनी चाहिए गरीब आदमी की, वो करा ही नहीं पाते, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर उनके पास पैसा होता वो ढंग के लॉयर्स करते और जो अपनी बात है, जो रिलीफ है, वो आराम से ले पा, लेकिन नहीं है। इस वजह से जो अमीर है वो प्रीवेल कर रहा है और जो गरीब है वो पीछे छूट जा रहा है। इसका मतलब गरीबों की तो कहीं पे हेल्प नहीं हो पाएगी? नहीं है, ऑप्शंस है गरीबों के लिए भी। जैसे बहुत सारे जो बड़े लॉयर्स भी हैं ना, बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो प्रो बोनो बेसिस पे भी केसेस देखते हैं। अगर जो गरीब आदमी है, जेन्युइनली गरीब है, तो बहुत से लॉयर्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं उनसे और उनका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो केसेस देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो गरीब है वो जो जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पा रहा, बट हाँ ये है कि रियलिटी है कि जो गरीब लोग हैं कहीं ना कहीं जस्टिस को एक्सेस नहीं कर पाता है। आप बता रहे हो कि पहले केस होता है, फिर चीज़ें ट्रायल पे चलती है। 26/11 का जो कांड हुआ था ताज होटल का, सारे प्रूफ सामने थे, किसने गोली चलाई है, अजमल का साहब ने, सारी चीज़ें सामने थी।
फिर भी वो केस इतना लंबे समय तक क्यों चला? हमारा जो सिस्टम है फेयर ट्रायल के ऊपर में है, हर किसी को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। हम मानते हैं कि जो अजमल कसाब था वो सब सीसीटीवी में वही दिख रहा था, उसने 100-200 लोगों को उसने खुद ने मारा था, हर जगह वो दिख रहा है। और इसी वजह से उसको बहुत सारे जो हमारे लॉयर्स थे, इंडिया के लॉयर थे, उसे किसी ने भी डिफेंड नहीं किया। कहा जा रहा था कि जब सारी सबूत हैं, सब कुछ है, तो उनको सीधा एक ही बारी में पनिशमेंट दे दिया जाए, उसे फांसी की सज़ा दो। लेकिन नहीं, हमारा जो सिस्टम जो है वो कहता है फेयर ट्रायल सबके साथ होना चाहिए, उसको भी रिप्रेजेंट करने का राइट होना चाहिए, वो भी एक ह्यूमन है, उसको भी रिप्रेजेंट करने का राइट है। तो अगर आपके प्रोसिक्यूशन की एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, आप सारी चीज़ें पेश करो कोर्ट में, आप सबूत दिखाओ, सारी चीज़ें दिखाओ, आप डिफेंस करने से क्यों डर रहे हो? जो सीसीटीवी है, सारे एविडेंसेस जब साथ में है तो कोर्ट उसको खुद ब खुद पनिश करेगा। टाइम तो लगेगा, क्योंकि जो एविडेंसेस जो दिखाए जाएंगे वही वाली बात है, टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसिक्यूशन हज़ारों केसेस चल रहे हैं, डिले है, और प्रोसिक्यूशन एविडेंस जाएगा, एविडेंस के बाद में फिर डिफेंस वाले कोई लॉयर आएंगे, वो एंगेज होंगे, वो अपनी आर्गूमेंट्स रखेंगे कि इसने क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, करने के बाद में फाइनल आर्गूमेंट होएगा, जजमेंट होएगा, तो इसमें टाइम तो लगेगा। तो फेयर ट्रायल वाली बात है, जो सिस्टम ही हमारा जो चल रहा है फेयर ट्रायल के ऊपर में। दुबई में मैंने सुना है क्राइम होता है जस्ट ही वहाँ पे एक्शन लिया जाता है, ऐसा कानून इंडिया में भी आना चाहिए। दुबई में सबसे ज़्यादा जो पनिशमेंट है वो हार्ड है, वहाँ पे लोगों के अंदर डर है। अगर उसने किसी भी व्यक्ति ने वहाँ पे किसी का मर्डर किया, रेप किया, तो वहाँ पे पब्लिकली लिंचिंग होती है। पनिशमेंट जो है वहाँ के जो प्रिंस हैं वो सीधा ऑर्डर दे देते हैं, उन्होंने जो ऑर्डर दे दिया वो मानना पड़ेगा। तो वहाँ पे आदमियों के अंदर डर है, लोगों के अंदर डर है कि अगर हमने ये गलत काम किया तो हमारी जान भी जा सकती है। अगर हमें प्रिंस ने ऑर्डर कर दिया कि हाँ इसका गला काटना है या फिर इसे फांसी पे चढ़ाना है, तो वो होके रहेगा। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, हमारे में ट्रायल प्रोसीजर ही इतना लंबा है कि सबको पता है कि जब 20 साल के बाद सज़ा होनी है, 20 साल के दौरान जब तक ट्रायल चलेगा, हो सकता है मैं नेचुरल डेथ ही मर जाऊँ। तो इस वजह से लोगों के अंदर डर ख़त्म हो गया है। अगर हमारी सरकार अगर स्ट्रिक्ट कानून ला दे, जैसे कि डेथ पनिशमेंट जो है बहुत ही कम है, इंडिया में बहुत कम ही होती है। पहले के समय में होता था अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो उसे डेथ सेंटेंस होती है, बट आज के समय में कहाँ होती है? नहीं होती है। आज के समय में ये है कि लंबा चलता रहता है, 20 साल हो जाता है, 5 साल की कस्टडी हुई रहती है, तो कोर्ट कहती है हाँ ठीक है, 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, 5 साल पहले रह चुके हो, 5 साल का बचा हुआ आप जेल में निकाल लो, बस। तो आजकल कैपिटल सेंटेंस ही नहीं दी जाती हैं, इस वजह से लोगों के अंदर डर कम हो गया है। सबको पता है कि हाँ पैसे देंगे छूट जाएंगे। रिसेंटली अभी एक न्यूज़ भी आई है, कोई क्रिमिनल था जो रेप केस के उसमें अंदर गया था और वो बेल पे बाहर आया और उसने उस लड़की का मर्डर कर दिया। तो आपके हिसाब से ये जो एंटिसिपेटरी बेल होती है सही है? एंटिसिपेटरी बेल का मतलब है कि किसी भी चीज़ का एंटिसिपेशन होना। एंटिसिपेशन मतलब पहले से ही पता होना कि हाँ मेरे खिलाफ कोई फेक केसेस लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे फेक केसेस जहाँ पे उम्मीद होती है, जैसे कि फेक रेप का केस लगा दिया जाता है, या फिर पुलिस किसी फेक केस के अंदर में आपको अरेस्ट करने के लिए तैयार घूम रही है कि ढूंढ रही है आपको, तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी जिसको भी लग रहा है कि उसके ऊपर कोई फॉल्स केस में फंसाया जा सकता है, तो वो एंटिसिपेटरी बेल लगाता है। असल में क्या है, ज़्यादातर जो केसेस हैं वो फेक ही रहते हैं। जैसे ज़्यादातर जो रेप केसेस रहते हैं वो अक्सर बदले के लिए लिए जाते हैं, या फिर जो उनकी जो डिमांड्स होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, इस वजह से वो फेक केसेस डाले जाते हैं। इसका जो एंटिसिपेटरी बेल का जो पर्पज़ है वो तो पर्पज़ जेन्युइनली ठीक है कि अगर क्राइम किया है तो इन्वेस्टिगेशन वो ज्वाइन करेगा, अगर आपके एविडेंसेस रहेंगे उसके खिलाफ में रहेंगे तो ट्रायल के एंड में उसको सज़ा मिल जाएगी। एंटिसिपेटरी बेल अगर किसी को मिल जाती है, उसको कोई मिसयूज़ कर रहा है और वो जाके कोई क्राइम कर दे रहा है, तो ऐसे में तो क्या है कि ये गलत बात है। भविष्य में किसी और को भी एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल पाएगी अगर ऐसे ही रहा। एंटिसिपेटरी बेल के अंदर क्या होता है कि जैसे हमें पता चलता है कि कोई हमारे खिलाफ में कोई FIR लॉन्च होने वाली है, या फिर पुलिस हमें अरेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट, किसी को कोई डर होता है, किसी को कोई डर होता है, तो एंटिसिपेटरी बेल लगाता है। लेकिन इसका बहुत मिसयूज़ भी होता है। अब मान लीजिए कि किसी के ऊपर फेक रेप केस लगाया गया है, जब हम बेल लगाते हैं एंटिसिपेटरी बेल, तो उसमें अपना एड्रेस डालते हैं, नाम डालते हैं, जो लड़की ने जिस भी लड़की ने हमारे ऊपर फेक रेप केस लगाया है उसका नाम डिटेल डालते हैं। अब पुलिस क्या करती है, एंटिसिपेटरी बेल हमें हो चुकी रहती है, एंटिसिपेटरी बेल अगर हो जाती है तब तो वेल एंड गुड है, हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हैं, चार्जशीट फाइल होती है, कोर्ट में केस चला जाता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस हो जाती है, तो ऐसे में पुलिस इसका फ़ायदा उठाती है। पुलिस क्या करेगी, पुलिस लड़की को, जो विक्टिम है जिसने शिकायत दर्ज कराई है, उसको बुलाएगी, उसको कहेगी मैडम आप आइए पुलिस स्टेशन में, हम आपका रेजोल्यूशन कराते हैं। अब उनको कहेंगे कि हाँ ठीक है, आप ना एक काम करिए, जो आपकी शिकायत थी मुझे रिटन में लिख के दीजिए, अभी तक तो आपने फॉर्मल FIR कराई नहीं है,
बट रिटर्न में लिख के दीजिए, हम आपका सेटलमेंट कराते हैं। अब वो शिकायत जैसी लिख के देंगे तो वो एक्यूज जो है उसको कॉल किया जाता है, पुलिस स्टेशन में आओ और आपकी जो खिलाफ में शिकायत करी गई है इसके ऊपर में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। अब जब एक्यूज जो आता है जिसके खिलाफ में जो शिकायत दर्ज की, अब उससे कहा जाता है देखो भाई, अगर एफआईआर होती है तो आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए 10 साल तक की भी सज़ा हो सकती है, ऐसे डराया धमकाया जाता है। या तो तू अभी के अभी समझौता कर ले, तो उसको जब डराएंगे तो वो कहेगा कि भाई झूठे रेप केस में अगर मुझे सज़ा हो गई तो क्या करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं ठीक है सेटलमेंट कर लेते हैं, काम करते हैं 2 लाख रुपए दे देते हैं, 2 लाख 4 लाख जो भी डिमांड रहती है वो उनकी डिमांड को फुलफिल कर देते हैं। उसमें से जो पुलिस है, पुलिस अपना शेयर ले लेती है, वो करप्शन कर लेती है। तो आजकल इस तरह के भी केसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। आप ट्रस्ट कर सकते हो अपने लॉयर पे, क्योंकि पुलिस किसी की नहीं है, बट जो आपका लॉयर आप किसी को एंगेज कर रहे हो, आप उससे पूछिए कि आपको क्या करना है ऐसे में, तो वो आपको बताएगा आपके खिलाफ में जो भी एफआईआर हो रही है उसमें क्या बेस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, या जो बेस्ट जो हो सकता है वो आपको करने की सलाह देगा आपका बेस्ट लॉयर जो है। मतलब इस कंडीशन में हमेशा अपने एक लॉयर से कंसल्ट करना चाहिए ज़रूर। ऐसा नहीं है कि पुलिस पे छोड़ दो, पुलिस पे छोड़ दोगे तो फिर आपके ऊपर ही जाते जाएंगे, पैसे भी जाएंगे और एक तरह से उस दलदल में आप फंसते ही चले जाओगे। अगर आपको मौका मिले कि जितना भी हमारा लॉ है इसको आप रीडिज़ाइन कर सको, तो आप कौन से लॉज ऐड करोगे और कौन से रिमूव करोगे? अगर मुझे मौका मिलता है कि लॉ सिस्टम को रीडिज़ाइन करने, तो मैं ऐसा कुछ कानून लाऊंगा जिसमें स्पीडी ट्रायल हो, जल्द से जल्द हो। अगर मुझे दिख रहा है कि किसी लड़की के साथ में कोई अन्याय हुआ है या उसके खिलाफ में या उसके साथ जो भी इनजस्टिस हुआ है, तो ऐसे में मैं तो लाऊंगा कि जो स्पीडी ट्रायल के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर जो भी कैपिटल पनिशमेंट दी जा सके, ताकि वो एक प्रेसिडेंट सेट हो सके बाकी के लोगों के लिए, कि वो अगर कोई ऐसा रेप रिलेटेड या कोई भी ऐसा ऑफेंस करते हैं कि जो कोई क्राइम हो रहा है, जैसे कि आरजी कर हॉस्पिटल वाला केस हुआ था, जो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है या किसी भी तरीक़े से बलात्कार जैसे केस हो रहा है, निर्भया केस हुआ था, इस टाइप के केसेस के अंदर कि ऐसा रहे कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि कोई आदमी करने से पहले 100 बार सोचे कि अगर ऐसा कुछ करूँगा तो भाई मेरा तो 1 से 2 महीने के बाद में जजमेंट आ जाएगा, तीसरे महीने में मुझे फांसी हो जाएगी। क्योंकि जब इतना तगड़ा डर जब बैठेगा ना आदमी में, तभी जाके कुछ सोसाइटी में रिफॉर्म हो सकते हैं। हाँ, तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो फिर नहीं हो पाएगा, हल्के में लिया जाएगा। और जो मेल्स के खिलाफ में जो फॉल्स डाउरी के केसेस और फॉल्स रेप के केसेस हो रहे हैं, उनके लिए भी मैं कुछ स्ट्रिक्ट एक्ट लाऊंगा, जिसमें कि जो कोई फेक केसेस अगर डालता है तो उनके खिलाफ भी कोई सख्त से सख्त कार्रवाई जो की जा सके और जल्द से जल्द उनका भी निपटारा हो, और ऐसे में कोई भविष्य में किसी को एक्सटॉर्ट करने के लिए कुछ इस तरह की टैक्टिक्स का यूज़ ना करे। अगर कोई उनके ऊपर फेक केस लगाता है तो उनकी जितनी सज़ा हस्बैंड को होनी चाहिए या फिर जो मेल को होनी चाहिए, उतनी फीमेल के लिए भी रहे। बेसिकली जो भी क्राइम करे उसके अंदर एक डर होना चाहिए कि अगर मैंने क्राइम किया तो मेरे साथ भी गलत हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 लोग होते हैं, एक क्रिमिनल और एक विक्टिम। अगर क्रिमिनल कोई बड़ा आदमी हो, कोई पॉलिटिक्स का हो, बिजनेसमैन हो, रिच हो, तो जज क्या उनकी ज़्यादा सुनते हैं या न्यूट्रल होते हैं, या वो 1 साइडेड केस चलता है? जज जब भी फाइल देखते हैं ना, फाइल देखते उन्हें आइडिया आ जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई अमीर आदमी आ रहा है तो उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, या कोई गरीब आके रो रहा है तो उससे वो इन्फ्लुएंस होकर जजमेंट सुना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्या है कि जो अमीर आदमी है वो एक्सपीरियंस लॉयर हायर करता है, जो एक्सपीरियंस लॉयर आता है वो अपनी बात को ज़्यादा बेटर तरीके से कह पाता है, जो अभी न्यूली एडवोकेट्स हैं, या फिर जो गरीब आदमी जिस एडवोकेट को करेगा तो उसकी ज़्यादा कुछ एक्सपर्टीज़ नहीं रहेगी। तो ऐसे में जो अमीर आदमी का जो लॉयर है वो उसको 40 साल का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए जो सीनियर लॉयर्स है, सीनियर एडवोकेट्स कहा जाता है, वो लोग हर तरीके की मुसीबत से निकलने के लिए उनको पास एक्सपीरियंस है, उनके पास टैक्टिक्स है कि कैसे मैं क्या आर्गूमेंट करूंगा कि मैं निकल जाऊंगा। तो उनकी आर्गूमेंट्स के ऊपर जजेस इंप्रेस होते हैं या वो अपने फैक्ट्स अच्छे से रख पाते हैं जज के सामने। इस वजह से ज़्यादातर रिलीफ जो है अमीर आदमी ले जाते हैं। जज बायस नहीं रहता है। जज को क्या है कि आप अपनी बात जो क्लियर रखेगा उसी की बात तो सुनेंगे ना। आप बता रहे हो कि जजेस हमेशा इम्प्रेस होते हैं जो एक्सपीरियंस लॉयर होते हैं उनको देख के, और जज हमेशा न्यूट्रल होते हैं, राइट? लेकिन अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें एक फायर ब्रिगेड एक जज के घर पे जाता है और वो चेक करते हैं तो वहाँ से 15 करोड़ रुपए कैश मिलता है। तो वो करप्शन था या फिर नहीं? वो करप्शन था, और मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि करप्शन नहीं है। जुडिशरी में भी करप्शन है, क्योंकि एक हाई कोर्ट के जज भी बिक सकता है। हाई कोर्ट के जज हैं जो, उनके पास से 15 करोड़ रुपए, जिनकी सैलरी 2 से 3 लाख रुपए है, उनके पास 15 करोड़ रुपए कैश रखा हुआ है उनके घर में। तो ये कहीं ना कहीं करप्शन से ही आया है।
कोई उनकी वैलिड इनकम तो है नहीं। करप्शन तो है बट वो हायर प्रोफाइल केसेस जो होते हैं वहाँ पे होते हैं। रातों रात पैसा पहुँच जाता है जज के पास में। जब पैसा पहुँच जाता है तो जजेस बायस्ड हो जाते हैं कहीं, और जब जिस चीज़ का पैसा लिया जा रहा है तो उनको रिलीफ दिलाना उनकी ड्यूटी बन जाती है। जितना आपने मुझे बताया समझ तो मुझे बहुत सारी चीज़ आई है और शायद हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी कुछ समझ आ रहा है। अब आप हमें बताएं, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है एंड जो रेगुलर लाइफ में जो लॉज हम यूज़ कर सकें और हमें नॉलेज होनी चाहिए जिन चीज़ों की। अगर कोई पुलिस वाला हमें बेवजह का मारता है या फिर बाइक की चाबी निकालता है या कुछ भी ऐसा हरेसमेंट करने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या लॉज है? जब भी कोई पुलिस ऑफिशियल अगर किसी को असॉल्ट करता है, मारपीट करता है, तो आपको बदले में उसे मारना नहीं है, रिटेलिएट नहीं करना है। आप उसकी शिकायत हायर अथॉरिटीज़ में कर सकते हो। कभी भी मौके पे मान लीजिए किसी ने थप्पड़ मार दिया, उस समय पे आपसे रिटेलिएट ना करके आप पुलिस को 112 पे कॉल करिए, वहाँ पे इंसिडेंट सारा रिपोर्ट करिए कि मेरे साथ में इस तरह से मारपीट की जा रही है, ये पुलिस ऑफिशियल है, उनका नाम है, उनके बैच पे नाम देख के उनको बताइए। क्योंकि जो भी कॉल रिकॉर्डिंग्स, जो पीसीआर कंट्रोल रूम की जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है, उन सब का जो डेटा रहता है वो डीसीपी ऑफिस में जाता है, और हर कॉल की जो रिकॉर्डिंग्स होती है वो डीसीपी खुद देखते हैं कि हाँ जो कंप्लेंट्स हुई हैं तो उनमें क्या एक्शन लिया गया, क्या नहीं लिया। अगर आप थाने में जाएंगे शिकायत दर्ज कराने के लिए तो थाने वाले शिकायत नहीं लेंगे, बट जो अगर आपके पास जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई होगी, जो कंट्रोल रूम में कॉल गई होगी, उसके ऊपर उनकी ड्यूटी बन जाती है डीडी एंट्री करना। जब डीडी एंट्री बन जाती है तो आप उस डीडी एंट्री के बिहाफ पे जाके थाने में जाके कंप्लेंट लिखा सकते हो कि इस पुलिस ऑफिशियल ने मेरे साथ ऐसे मारपीट की थी, बदतमीजी की थी। और जो डीसीपी हैं या एसीपी हैं, उनकी ड्यूटी बन जाती है उस डीडी एंट्री के ऊपर में कार्रवाई करना और उसको सस्पेंड करना या अदर जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी। और कई बार आपने देखा होगा कि पुलिस वाले चाबी छीन लेते हैं, ट्रैफिक वाले। तो आपको सबसे पहली बात तो कभी भी कोई ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रोकता है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको थोड़ा सा रूड भी नहीं होना है और ज़्यादा ही पोलाइट भी नहीं हो जाना है। आपको एक नॉर्मल वे में करना है कि हाँ सर बताइए आपने क्यों छीना है, क्यों चाबी निकाली है, चाबी मेरी वापस करिए, पोलाइटली बात करिए, ठीक है। वो भी यूनिफॉर्म में जो है वो भी हमारे जैसे ही आदमी है। मैं लॉयर हूँ, वो पुलिस ऑफिसर है, सबका अपना है, ठीक है। वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो आप उससे पूछिए क्या चाहिए आपको, जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है उसको दिखाइए। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद में बोलिए कि ठीक है सर, अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई ऐसा ऑफेंस किया है आप मेरा चालान कर दीजिए। बट गाली गलौज करना या मारपीट करना तो ये गलत बात है, तो ऐसा आप उनको मौका ही मत दीजिए। अगर कोई ज़्यादा बात बिगड़ती है तो 112 पे कॉल करके पुलिस ऑफिशियल्स को बुला लीजिए मौके पे, वो आपका खुद ही रेजोल्यूशन करा देंगे। इंडिया जितना डिजिटल होता जा रहा है ना, उतने ही ज़्यादा साइबर क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ लाखों रुपए का स्कैम हुआ है। उन चीज़ों के साथ हम कैसे डील करें? साइबर स्कैम जो आजकल हो रहे हैं, सबसे बड़ा रीज़न जो है लालच। लोग कॉमन सेंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कि सोचिए आपको छोटे छोटे से सर्वेज आ रहे हैं कि आपको सर्वे करने हैं, रेटिंग्स करनी है, और आपको 150 से 200 रुपये एक सर्वे का मिल रहा है। आप खुद ही सोचिए अगर एक आदमी को 1 मिनट लगता है सर्वे करने में या रेटिंग करने के लिए, अब कोई भी व्यक्ति अगर 5 सर्वे कर देगा 5 मिनट के अंदर, उसको कोई 1000 रुपये दे देगा? खुद ही लॉजिक सी बात है, सिंपल सी बात है। नहीं, तो ये एक ट्रैप है। आप जैसे ही कुछ सर्विस करते हो मार्केट में, जो भी कोई टास्क दिए जाते हैं उन टास्क को फुलफ़िल करते हो, आपके पास छोटा सा अमाउंट आ जाता है। फिर आपको लगता है कि हाँ मेरे पास पैसा आ गया, मैं और करता हूँ। फिर आप थोड़ा सा और काम करते हो, जो भी टास्क दिए जाते हैं उस टास्क के बाद में थोड़ा सा और ज़्यादा अमाउंट आ जाता है। अब जैसे ही आप ये करते हो तीसरी बारी में, वो कहते हैं कि आपको एक अमाउंट जमा करना पड़ेगा हमारे पास में। आप उसको 5 या 10 हज़ार रुपये का अमाउंट जमा कर देते हो। आपको लगता है कि हाँ पहले भी पैसे आ गए थे, दोबारा से पैसे आ जाएंगे। जैसे ही आप बड़ा अमाउंट जमा करते हो वो लेके बैठ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा ही फिशिंग के आजकल ये स्कैम बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। टेलीग्राम पे आए दिन नए ग्रुप्स आते हैं। उन टेलीग्राम के ऊपर क्या हो रहा है कि हाँ आपको ये काम करना है, आपको सर्वेज करने हैं, आपको नए नए स्कैम आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो लालच बुरी वाला है। आपको अपना लॉजिक भी लगाना है कि हाँ अगर कोई छोटे से काम के मुझे पैसे मिल रहे हैं, बिना मेहनत के कभी पैसे, बिना मेहनत के कोई पैसा नहीं आता। ऐसे केस अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले तुरंत से साइबर सेल को कंप्लेंट करें। साइबर 1930 करके होता है, उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप साइबर सेल की वेबसाइट पर जाकर अपनी सारी इंसिडेंट को करें। उसके बाद में साइबर पुलिस स्टेशन में जहाँ की भी रहेगी वहाँ पे आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाता है। साइबर पुलिस स्टेशन जाइए, वहाँ से अपना एक्नॉलेजमेंट निकलवाइए। उसके हिसाब से उस एक्नॉलेजमेंट के ऊपर जाके आप पुलिस स्टेशन में जाके उस पर FIR करवाइए, फिर आपकी कोई कार्रवाई होगी। थोड़े दिन पहले एक केस स्कैम आया था। उसके अंदर एक मर्चेंट था, छोले भटूरे की दुकान लगाता था। उसके पास में 112 रुपये की एक ट्रांजैक्शन आई थी। किसी ने यूज़ किया होगा पेटीएम खाना खा के और 112 रुपये की पेमेंट करे।
उसका एंटायर बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। वहाँ पे उसका कोई रोल नहीं था, वहाँ पे उसने कोई क्राइम नहीं किया। क्यों? वो एक चेन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो व्यक्ति था जिसने स्कैन किया था उसके पास किसी साइबर फ्रॉड का पैसा आया था। जब उसका वो पैसा आया इसके पास, इसने इसके में कर दिया, तो साइबर वाले कुछ नहीं करते, उनका सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली देखता है चेन कि कहाँ से पैसा कहाँ जा रहा है। ये पैसा जैसे उसके अकाउंट में आता है, किसी भी व्यक्ति के अकाउंट में, उन सब की चेन के हिसाब से सबका फ्रीज कर दिया जाए। बचिए आप, एक तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से बचिए, और जो भी कोई साइबर के केसेस हो रहे हैं उनको तुरंत से रिपोर्ट करिए, और अननेसेसरी लिंक्स पे मत जाइए, या फिर अननेसेसरी जो टास्क मिल रहे हैं या सोशल मीडिया पे घर बैठे कमाओ, इन सब चीज़ों से दूर ही रहिए। कई लोगों का देखा है मैंने कि जो सोशली ज़्यादा एक्टिव है, लाइक इन्फ्लुएंसर्स कह सकते हैं, मॉडल्स कह सकते हैं, उनके साथ एक चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लाइक उनके कुछ पास्ट में बॉयफ्रेंड्स होते हैं या कुछ भी रिलेशंस होते हैं, तो उनकी प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देख रहा हूँ जो मैं। कई लड़कियाँ इस चीज़ से इतना डरने लग गई है कि वो ना कंप्लेन कर पाती, ना ही वो किसी से शेयर कर पाती, और वो उसका मिसयूज़ करते रहते हैं। तो इस जगह पे क्या करें अगर किसी का कुछ भी प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस कोई लीक करने की कोशिश करता है तो? देखिए, आप जब तक किसी भी क्राइम को झेलोगे, सहोगे, तो आपके साथ उतना क्राइम होता रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो बोल्ड बनना है। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, उसकी साइबर रिपोर्टिंग करिए, पुलिस कंप्लेंट करिए। डरिए मत कि आपके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। धमकी देते हैं, एक्यूज जो होते हैं, जो वो लोग धमकी देते हैं, कहेंगे कि हम ये कर देंगे, बट आप बोल्ड बनिए, पुलिस के पास जाइए, अपनी साइबर कंप्लेंट करिए, एफआईआर रजिस्टर कराइए। रिलेवेंट पोर्शंस के अंदर में एफआईआर आपकी दर्ज की जाएगी। एफआईआर होती है, उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी। जो भी आपका ऑब्सोलेटेड कंटेंट है, जो भी आपकी फ़ोटोग्राफ्स हो गई या वीडियोज़ हो गई, अगर जो पब्लिश की गया, तो कंटेंट रिमूवल के थ्रू वो सब चीज़ें वो रिमूव भी कराई जा सकती है साइबर के, और उसमें जब एक्शन लिया जाएगा तो इसमें 7 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है एलिमनी वाला चीज़ें, कि जहाँ डिवोर्स का नाम हो रहा है लोग एलिमनी की पहले सोच लेते हैं कि मेरे को इतना मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हुआ, यूजी चहल का डिवोर्स हुआ, तो आपको क्या लगता है कि एलिमनी के लिए क्या राइट्स है हमारे पास? क्या सच में उनको इतनी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है? सही है, गलत है? आपने क्या देखा अभी तक? आजकल जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द जो केसेस हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं एलिमनी के चक्कर में। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो शादियां हो रही है, कुछ टाइम के बाद में उनका रिलेशन ख़त्म हो रहा है। ज़्यादातर जो भी आजकल शादियां हो रही है, लड़कियों की तरफ से तो पर्पज़ ही उनका ये बन गया है कि हाँ शादी करेंगे, कुछ दिनों के बाद में डाइवोर्स लेंगे और एक एलिमनी का अमाउंट लेंगे, लाइफ सेटल हो जाएगी। तो ये तो ज़्यादातर केसेस हो ही यही रहे हैं। आज शादी करती हैं, थोड़े दिन के बाद में डाइवोर्स की बात छिड़ जाती है। डाइवोर्स के बाद में फिर जब सेटलमेंट वाली बात आती है तो सेटलमेंट में कहा जाता है कि मुझे एक 1 टाइम की एलिमनी चाहिए, या तो 1 टाइम दे दो या तो मंथली के हिसाब से दे दो, मुझे इतनी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। यही सब चल रहा है। लेकिन असल में क्या है कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो किसी के हस्बैंड की अगर सेल्फ एक्वायर्ड है तो उसके अंदर तो चलो राइट बनता है। अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, उसमें कोई राइट नहीं बनता है भाई। एलिमनी जो डिसाइड होती है वो कई फैक्टर्स के ऊपर होती है कि हस्बैंड का बैकग्राउंड क्या है, जब शादी के टाइम पे वो आई थी तो उस समय पे उनका किस टाइप का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था। अगर कोई अमीर बंदा है या फिर कोई क्रिकेटर हो गया, जैसे आपने बताया था, क्रिकेटर के केस में उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हाई वाला है, उसके हिसाब से लड़की की डिमांड होती है कि जब मैं शादी के दौरान, शादी के बाद जब घर पे आई थी तो जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, मैं उसे शादी के बाद, डाइवोर्स के बाद भी अगर मैं उसे मेनटेन कर पाऊँ तो उस हिसाब का मुझे एलिमनी चाहिए। तो वो लड़कियाँ हायर द एलिमनी की डिमांड करती हैं और कहती हैं मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा तो नहीं मिलेगा, बट एलिमनी जो है वो ले सकती हैं। कई जगहों पे मैंने देखा है कि फीमेल्स का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है एंड वो खुद ही डिवोर्स करके एंड खुद ही एलिमनी की भी मांग करती है। ये चीज़ सही है? नहीं, सही तो नहीं है, और आजकल है भी मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का घर बिगड़ता किस लिए है? क्योंकि या तो हस्बैंड का कहीं और अफेयर है या तो वाइफ का कहीं अफेयर है। मेरे एक रिसेंट केस में वाइफ की एज थी लगभग 34 ईयर्स। अब उसका अफेयर जो हो गया था वो हुआ था 22 से 23 साल की लड़के के साथ अफेयर हो गया था। ये जो लड़का था, जो हस्बैंड था, ये थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से थोड़ा उभर रहा था। इसकी वजह से इसके बाद थोड़ी इनकम की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब क्या हुआ कि वाइफ ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती, मुझे आप एक काम करिए, मुझे एक एलिमनी दे दीजिए, 20 लाख रुपए दे दीजिए, जो आपका जो प्रॉपर्टी है, जो 50 गज की प्रॉपर्टी है, जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका आधा हिस्सा मुझे। मेरे पास केस आया हस्बैंड लेके कि हस्बैंड ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है और आधी प्रॉपर्टी मांग रही है
और एलिमनी के तौर पे 20 लाख रुपए। मैंने पूछा वो क्या काम करती हैं, उन्होंने कहा कि वो तो छोटा मोटा कोई काम करती हैं और असल में तो वो मेरे पर ही डिपेंड है। अब तो उन्होंने जॉब भी छोड़ दिया है ये सोच के कि एक एलिमनी मुझे अच्छी खासी मिल जाएगी, मेंटेनेंस मुझे मिलता रहेगा। लेकिन उस केस में क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी थी वो मदर के नाम पर थी, इस वजह से उनको तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला। बट एलिमनी के तौर पे जो 20 लाख की जो डिमांड थी, उनकी वो जो डिमांड है वो 5 लाख रुपए आके सेटल हो गई। तो एलिमनी फिर उनको इस हिसाब से डिसाइड हुआ। अभी तक मुझे जितना समझ आया है कि सारा गेम है वो एविडेंस का है कि आप कितनी जल्दी प्रोवाइड कर पाते हैं। लेकिन कई लोग तो फेक एविडेंस भी बना लेते हैं, किसी को पैसा दे दिया, किसी ने झूठी गवाही दे दी, या स्क्रीनशॉट्स एडिट हो गए, पेपर्स एडिट हो गए। उस जगह पे क्या कर पाएगा कोई? देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी फेक एविडेंस देगा कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जब फाइल किया जाता है, सेक्शन 65B IT एक्ट का लगाया जाता है, उसके साथ में एक सर्टिफिकेट लगाया जाता है जो दिखाता है कि जेन्युइन है। जब भी कोई एविडेंस इस टाइप का लगता है वो FSL में जाता है। FSL में जाने के बाद में वहाँ से रिपोर्ट आती है। जब FSL की रिपोर्ट कहती है कि हाँ ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, इसको कोई फॉर्ज नहीं किया गया, एडिट नहीं किया गया, तभी वो एडमिसिबल होता है, अदरवाइज एडमिसिबल होता ही नहीं है। और लेकिन अगर कोई झूठी गवाही बना दे किसी का, जब भी कोई विटनेस आता है तो अपोजिट जो लॉयर होता है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब सवाल जवाब किए जाते हैं तो उसमें पता चल जाता है कि ये सच्ची गवाही है, झूठी गवाही है। जैसे मान लीजिए कि किसी से पूछा जाएगा क्या आपने इनको साइन करते हुए देखा था उस डॉक्यूमेंट को, उसने तो वो जो झूठा गवाह होगा वो कह देगा हाँ मैंने देखा था। लेकिन असल में जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो उससे पूछा जाएगा क्या समय था, किस समय था, सामने वाले बंदे ने कौन से कलर के कपड़े पहन रखे थे। 2-4 सवाल ऐसे करेंगे तो उसका झूठ खुद सामने आ जाता है। तो ये क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत क्रूशियल पार्ट होता है। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमें काफ़ी सारी लॉ की चीज़ें बताई। मेरे को भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी इन चीज़ों को लेके कि इतनी सारी रूल्स है, लॉज है जिनके बारे में हमें आज जानने को मिला। थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए, आप हमारे शो पे आए। आप अपनी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए लॉ जो बना है हम लोगों की सेफ्टी के लिए बना है, हमारे लिए बना है। तो लॉ अगर कोई भी मिसयूज़ हो रहा है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके खिलाफ़ में एक्शन लीजिए और लॉ को पढ़ते रहिए, जानते रहिए, जानकारी लेते रहिए। क्योंकि बेसिक जो लीगल नॉलेज है वो सबके पास होना चाहिए। अगर आपको अपने लॉ के बारे में पता होगा तो आपको अपनी राइट्स पता चलेंगे, आपकी ड्यूटीज़ पता चलेंगी। जब एक सिविक सोसाइटी के अंदर में लॉ और राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में जिसको नॉलेज होती है काफ़ी आगे तक जाती है। थैंक यू। राधे राधे।